नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। वल्लभ भवन में पदस्थ साल 1994 बैच के आईएएस अफसरों का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि इसी बैच से रहे एक आईएएस अधिकारी अब मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं और इनके मंत्री बनने के बाद कुछ अधिकारी दिल्ली में बीते दिनों उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में मंत्रालय में चर्चा गर्म है कि साल 1994 बैच के आईएएस अधिकारी राज्य सरकार में बेहतर पद के लिए सिफारिश कर रहे हैं। कुछ अफसरों के तो नाम भी उजागर हो गए हैं। हरि रंजन राव और विवेक अग्रवाल, ये दोनों अफसर भी दिल्ली में डेपुटेशन पर पदस्थ हैं। प्रमुख सचिव स्तर के दो अधिकारियों ने तो अपने विभाग को बदलवाने की सिफारिश तक कर दी है। हालांकि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने यह कहकर सिफारिश को दरकिनार कर दिया है कि काम करने वाले अफसरों को ही अहम विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब अधिकारियों को इंतजार है कि जब इकबाल सिंह बैस रिटायर होंगे तब उन्हें मन मर्जी की पोस्टिंग मिलेगी। इसके साथ ही दो और अफसरों ने केंद्र में नियुक्ति की सिफारिश भी की है। अब सवाल यह है कि डीओपीटी की तरफ से राज्य सरकार को कब पत्र जारी होगा, सरकार उन्हें कब रिलीव करेगी। फिलहाल इसके लिए आचार संहिता खत्म होने का इंतजार अफसरों को करना होगा। तो इसी खबर को और आगे समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। तो ब्रजेश जी, ये कोई नई बात नहीं। हम देखते हैं कि केंद्र में जब जब निज़ाम बदलता है या तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में या देश के बाकी राज्यों उस हिसाब से अफसरों का पावर हम देखते हैं बढ़ता है कि अगर उत्तर भारत का कोई अधिकारी पावर में रहता है तो हम देखते हैं कि दिल्ली में फिर उत्तर भारत का कोई नेता ऐसा पावर में होता है या दक्षिण भारत का हमने भी देखा भी है। इस बार लेकिन मामला दिलचस्प है क्योंकि केंद्रीय मंत्री वो भी उनके बैच का अधिकारी रहा है, इसलिए थोड़ा सा रोचक मामला है। देखिए, उम्मीदें सब रहती है और बैच पूरे देश में एक सा होता है। यदि 94 बैच की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी उसके जो अधिकारी हैं, खासकर जो लूप लाइन में हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनके लिए एक उम्मीद की किरण के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखे, जो उन्हीं के बैच के हैं। एक साथ ट्रेनिंग की है तो जाहिर है कि वहाँ सिफारिश कर सकते हैं, वहाँ अपने दिल की बात कह सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए या सिफारिश कर दीजिए तो शायद हमारा भी भला हो जाए। और बैच एक दूसरे के अधिकारी मदद करते भी हैं, तो इसी कारण ये उम्मीद जागी है। लेकिन इसी उम्मीद को एक तरह से इकबाल सिंह बैस ने अभी फिलहाल पानी फेर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि काम वाले ही रहेंगे, मतलब जो काम बेहतर करेंगे उन्हीं को। अब काम बेहतर करने की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है मनोज जी। सरकार की क्या मंशा है, सरकार के अनुरूप कैसे काम करते हैं आप, या सरकार को आंखें दिखाते हैं या अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो कुछ अधिकारी जो लूप लाइन में हैं उनकी ऐसी ही छवि है। उनमें एक महिला अधिकारी भी है कि वो चाहती हैं कि यदि वो विभाग में कोई पावरफुल में बैठ जाती हैं तो फिर वो अपनी मनमर्जी चलाती हैं। बिल्कुल। तो ये मनमर्जी अब सरकार के लिए चुनावी साल में तो दिक्कत वाली है। तो और फिलहाल जो यदि कोई सिफारिश को मान्य कर सकता, यदि सिफारिश की बात यदि मानता, तो वो सीएस ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो सीएम को बता सकते हैं और काम उन्हीं को लेना पड़ता है। एक तरह से सरकार तो एक दिशा निर्देश देती है, अधिकारियों से काम लेने का जिम्मा भी सीएस पे रहता है। तो जब उनके पास ये बात गई तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो काम वाले ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि वैष्णव जी की जो सिफारिश है उससे कितनों का भला होता है, या वाकई में जो बात कही जा रही है अंदर खाने से जो आ रही है कि रिटायरमेंट का इंतजार कर लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। तो रिटायरमेंट भी नजदीक है, नए सीएस कौन होंगे। और एक भजन भी बड़ा लोकप्रिय है कि वैष्णव जन को तेने कही है, तो शायद वो पीर पराई जान ले उनकी। लेकिन इस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो पहले भी काफी विवादों में रही, कह सकते हैं चर्चाओं से ज्यादा। बिल्कुल, वो महिला भी हैं और दूसरे एक अधिकारी हैं शिवशेखर शुक्ला भी हैं। दो अधिकारियों का हम जहाँ जिक्र कर चुके हैं कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। एक बात और आई है कि बाकी के कुछ अधिकारी जाना चाहते हैं दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर, जो लूप लाइन में रहते हैं वो कोशिश करते हैं चले जाएं, लेकिन चूंकि अधिकारियों की कमी है मनोज जी, इस वजह से पहले भी उनको झटका लग चुका है कि यदि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भेजने से पहले भी सरकार इनकार कर चुकी है। अब चुनावी साल है तो चुनावी साल में जब अधिकारी ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं उसकी एक वजह रहती है कि चुनाव की साल आने वाला है, काम का दबाव ज़्यादा रहता है और एक ठप्पा लग जाता है कि यदि सरकार में बदलाव हुआ या सरकार की मंशानुसार काम नहीं किया तो भी आप पर गाज गिर सकती, अगले 5 साल खराब हो जाते हैं। तो उन 5 साल को सुरक्षित करने के लिए जो आईएएस अफसर होते हैं, जो आईपीएस अफसर होते हैं, जिन पर किसी एक दल का तमगा लग जाता है या इन पर किसी तरह का भेदभाव के आरोप लग सकते हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं ताकि यदि वो वहाँ चले जाएंगे तो इसके बाद उनको उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा कि ये मलाईदार पोस्ट पर थे,
5 साल इन्होंने मलाई काटी या 2.5 साल मलाई काटी, अब फिर मलाई काटेंगे। तो जो एक खिसकाने के तरीका होता है, जो खुद बिरादरी के लोग खिसकाते हैं कि साहब वो तो पिछली सरकार में भी या पहले भी मलाईदार पदों पर रहे, अब भी बरकरार रहेंगे। तो ये जो परिस्थितियों से बचने के लिए अधिकारी दिल्ली दौड़ लगाते हैं। और अब तो हम देख भी रहे हैं कि वो नेताओं में संपर्क आने के बाद उनमें खुद नेतागिरी की चाहत देख रहे हैं। छिंदवाड़ा में हम देख रहे हैं कि जो महापौर उम्मीदवार हैं बीजेपी के, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अभी हाल ही में एक IAS भरतमूर्ति मिश्रा ने इस्तीफा दिया और खबरें यही हैं कि वो भी शायद चुनावी राजनीति की ओर रुख करेंगे। और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जो जिस तरह से मोदी सरकार ने भी अधिकारियों को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे हम योगी सरकार की देखें बिल्कुल, हम तो देखा चाहत तो जैसे बढ़ेगी। IPS अधिकारी अगर बने हैं, राजशेखर हैं। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जो अधिकारी रिटायरमेंट के करीब होते हैं वो कोशिश भी करते हैं मनोज जी कि रिटायरमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं कोई एक वो जगह उनको में से मिल जाए, ऐसे उपकृत हो जाए, चाहे वो DG हो चाहे CS हो। मध्य प्रदेश में भी तमाम तरह के, लेकिन एक और रास्ता खुल गया कि आप राजनीति में भी आ सकते हो, बेहतर काम करोगे, सरकार की पसंद हो तो आपको एक और नया मौका मिल जाएगा। तो उस दिशा में भी अधिकारियों को हम देख रहे हैं कि बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अगर एक डॉक्टर, एक वकील अगर मौका मिल सकता है राजनीति में तो फिर उनको क्यों नहीं। चलिए बहरहाल अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर अग्निपथ योजना ने रेलवे को भारी क्षति पहुंचाई। जो चूक किसान आंदोलन में हुई थी उससे भी RPF ने सबक नहीं लिया। इस बार भी RPF का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ, जिसकी विभाग में खूब चर्चा है। वजह इंटेलिजेंस महकमे के प्रभारी को बताया जा रहा है। RPF DG संजय चंदर पोलैंड की यात्रा पर गए हैं। IG इंटेलिजेंस सुमित सांडिल्य दूसरी बार आंदोलन की उग्रता को ताड़ने में असफल साबित हुए, जबकि वे लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ हैं। बावजूद उनके असफल होने की विभाग में तरह तरह से चर्चाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब एक साल की पदोन्नति क्यों दी गई, उनको वृद्धि क्यों दी गई, सेवा वृद्धि क्यों दी गई। तो ये तमाम तरह के सवाल, यदि आप काबिल हैं तो अब आपको सेवा वृद्धि दी जानी चाहिए थी, लेकिन यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो मनोज जी फिर क्यों आपको मौका दिया जाए। क्या आप पुराने DG के खास थे या आपकी ऊपर तक पहुंचे इसलिए आप बरकरार रहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात हाल के समय की करें ब्रजेश जी, तो रेलवे के जो मध्य प्रदेश की बात करें तो RPF की बात करें और रेलवे के तमाम सारे अफसर अलग अलग कारणों से चर्चा में है। कोई रेप केस में फंसा है, कोई रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। और हम देख रहे हैं जिन अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से घटना हुई, बिहार में हुई, उससे भी सबक नहीं लिया। और क्योंकि हमने देखा ग्वालियर चंबल बड़ा सेंसिटिव इलाका, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा या देश के उन राज्यों में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश आगे, या भिंड जिला खासतौर से ग्वालियर भिंड, जहाँ के सबसे ज़्यादा लोग प्रदर्शन भी होते हैं और सबसे ज़्यादा लोग सेना में भी है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी इंटेलिजेंस को सूचना रही होगी, वैसे वो मध्य प्रदेश सरकार का हो, केंद्र का हो, लेकिन RPF को तो उसकी चिंता रहना ही थी। क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन शुरुआत हुआ और शुरुआत में ट्रेनों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया, निशाना बनाया गया, उसके बाद भी रोका जा सकता था। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगले दिन इंदौर में ये घटना हो जाती है। अगर आपने एक घटना से सबक लिया होता तो शायद इंदौर में नहीं हो पाता। इंदौर में भी प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं, ट्रेन को रोक लेते हैं। हालांकि वहाँ की पुलिस के कारण वो इतना हिंसक आंदोलन होता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कि जब हमने देखा है कि किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया है, हमने देखा SC/ST एक्ट को लेकर जो घटना हुई है, पूरा ग्वालियर चंबल जिस प्रकार झुलसा था, और अब इस प्रकार की घटना। क्योंकि आप देखिए उसके पड़ोस के राज्यों की बात करें हम तो राजस्थान बॉर्डर भी वहाँ से लगती है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, इटावा की हम बात करें, या इस तरफ से धौलपुर है, मुरैना से लगता है, या ग्वालियर से जो बगल में कोटा है वो लगते हैं। तो ये RPF के इंटेलिजेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि लगातार जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे सांप्रदायिक हिंसा की बात हो, फेल्यूर तो रहता है। जबकि CM तक कह चुके हैं कि नया एक आप नेटवर्क बनाने की बात करें, एक नया प्रपोजल लेकर आए, ये बाकायदा पिछली बार निर्देश दिए थे खरगोन के मामले में। लेकिन हम इसको RPF के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस का भी फेल्यूर मान सकते हैं कि सूचना तंत्र तो एक ही है, सरकार के लिए सब काम करते हैं, तो आपके पास भी क्यों जानकारी नहीं। और जो नया एक आप बनाने की बात कर रहे थे कि नया प्रस्ताव की, वो भी आज तक नहीं आया अभी तक। देखिए दोनों चीज़ें ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, निश्चित तौर पर है। क्योंकि अगर आपको ठीक है कि अगर आपको जानकारी नहीं भी थी तब भी ये आपका विवेक की बात थी कि अगर कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है देश में तो उसको लेके आपको वैसी सतर्कता बरतना थी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जुमे की नमाज के बाद जब हिंसक प्रदर्शन हुए, कानपुर में हिंसा हुई, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट थी। तो इस जुम्मे को उन्होंने भोपाल में विशेष इंतजाम किए, और जहाँ जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी ठीक ठाक है वहाँ पर पुलिस ने एहतियात बरता,
लोगों से बातचीत की, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों पर नज़र रखी, जो शहर के जो जाने माने लोग हैं उनसे अलग तरीके से संदेश दिया, उनको बातचीत की। तो नतीजा ये देखिए कि आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ना कोई चिल्ला चोर, कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई भीड़ जमा नहीं हुई। तो ये प्रिकॉशन वाले हैं कि अगर अधिकारी सेंसिटिव है, उसको लगता है कि अगर देश के किसी हिस्से में किसी एक कारण से सब हो रहा है, बिल्कुल, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं, किसान आंदोलन की बात करें, SC ST की बात करें, अग्निवीर की घटना की हम बात करें, कि ये लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो फिर आपने क्यों इंतजार किया कि आपके यहाँ कोई घटना हो जाए? आपने और जब हमने पिछले दिनों ही देखा था मनोज जी के उत्तर प्रदेश में किस तरह छात्रों ने ट्रेनों के सामने आंदोलन किया था, ट्रेनें रोकी थी, तो इससे आशंका तो थी एक तरह से। ये सतर्कता की बात है और ये आपके अनुभव पे डिपेंड करता है कि आप यदि उसका फायदा नहीं उठा रहे। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, इसका मतलब है 60 साल की उम्र होगी तो लगभग आपकी 35-40 साल की नौकरी है। और अगर 35-40 साल की नौकरी भी अगर आपको अनुभव नहीं दे पा रही और आपको एक्सटेंशन दे रहा है, और जब आपके पास एक ही काम है, बाकी काम है नहीं, आपके पास जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, RPF की जिम्मेदारी यही है कि वो ट्रेनों की यात्रियों की सुरक्षा कर सके। आपके पास दीगर काम भी नहीं है पुलिस की तरह, तब तो आप पर बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, कि आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना, आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको VIP ड्यूटी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ही काम है, लेकिन अगर वो भी आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चूक तो हुई और इसका खामियाजा जो उठाना पड़ा है, उसके लिए मुझे लगता है कि जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, जवाबदेही तय होगी और हो सकता है कार्रवाई भी हो। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जनता को सुरक्षित और राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है, लेकिन जासूसी के फेर में ये प्रोजेक्ट फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में अटक गई है। दरअसल प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें अफसरों ने योजना को लेकर विभागीय मंत्री को प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें मंत्री जी ने कुछ बदलाव कर फाइल को बाकायदा मुख्यमंत्री सचिवालय भिजवा दिया। उनको पूरा भरोसा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस बैठक में जासूसी के चलते मुख्यमंत्री सचिवालय ने रेड सिग्नल दे दिया है। और ख़ास बात यह है कि जिस फाइल में बदलाव मंत्री ने कराया था, उन्हीं विषयों को मुख्यमंत्री ने बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब तलाश जासूसी करने वाले अफसर की हो रही है और मंत्रालय में इस बात को लेकर हो रही चर्चा कि एक सप्ताह से मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री का आमना सामना नहीं हो रहा है। अब लगातार मंत्री के दौरे हो रहे हैं और एक जगह वो मुख्यमंत्री के साथ भी दिखे थे। तो आखिर ये माजरा क्या समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ। तो ब्रिजेश जी, इस प्रकार के टकराव हम देखते लगातार होते रहे और ये बात हो रही है कि पिछले दिनों जब JP नड्डा भोपाल आए थे, अमित शाह भी, तो उन्होंने नसीहत दी थी कि आप आपस में बैठ के मंत्रिमंडल के सहयोगी बात करिए और उसमें ब्यूरोक्रेट्स को दूर रखिए, ताकि जो कुछ मसला हो वो आपस में सुलझा लिया जाए। लेकिन ये मामला उल्टा दिख रहा है कि मामला सुलझाने की जगह ब्यूरोक्रेट्स ने फिर उलझा दिया और एक पावरफुल मंत्री और मुख्यमंत्री को आमने सामने कर दिया। देखिए मनोज जी, उसकी भी वजह है। अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने बैठक की, जिसमें ACS राजेश राजौरा भी थे, पुलिस मुख्यालय के भी तमाम आला अफसर थे, क्योंकि पुलिस के लिए खरीदी होना थी, गाड़ियों की खरीदी होना थी, सर्विलांस की खरीदी होनी थी, साइबर के कुछ उपकरणों की खरीदी होनी थी। 120 करोड़ का मामला है, तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और मंत्री जी ने जो संशोधन बताए तो संशोधन कर भी दिए गए और प्रस्ताव भेज दिए गए। लेकिन जो बात मंत्री जी ने नज़रअंदाज की, वो बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नज़रअंदाज नहीं की। पहली बात ये आई कि टाटा सफारी की गाड़ियाँ खरीदी जा सकें। टाटा सफारी की गाड़ियाँ पहले भी महकमा खरीद सकता है, पूरे 900 में हम देखना चल भी रही है वो। और वो टाटा सफारी मंत्रियों को भी दी गई थी, वो हाथी साबित हुई मनोज जी। खर्चा ज़्यादा था उनमें और जिस तरह से उनके खर्चे आए उसमें नई गाड़ियाँ खरीद सकते थे। तो तमाम तरह की जो विसंगतियां थी और जिसकी बाकायदा EG की रिपोर्ट में भी उल्लेख था कि किस तरह की खरीदी नहीं होनी चाहिए, टाटा सफारी की ज़रूरत नहीं है। तो एक उन चीज़ों में और जिनमें विपरीत टिप्पणी थी, जो पहले खरीदे जा सकते थे उपकरण, उस तरह के संशोधन किए गए थे, चाहे साइबर से जुड़े हुए मामले हों चाहे अन्य हों, जो खरीदारी में जिनका हम पहले उपयोग कर चुके हैं और जिनमें कोई ना कोई गड़बड़ी आई, तो निश्चित तौर पर उनको दोबारा नहीं खरीदना चाहिए, नई कंपनी से वो करना चाहिए आपको। तो यही बात जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में एक अधिकारी ने लाई, जो बैठक में मौजूद थे, कि सब ये जो संशोधन किए गए हैं, इन संशोधनों में ये दिक्कतें हैं और पहले भी इस पर आपत्ति आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री को जब संज्ञान में कोई, और अधिकारियों का भी ये जिम्मेदारी है मनोज, वो जिम्मेदारी हो सकता है उनको मंत्री के सामने भी निभानी चाहिए थी, बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि निभाई भी गई हो। लेकिन जब आप देखते हैं कि पावरफुल मंत्री होते हैं तो वो सुनवाई नहीं करते, एक तरफा चलती है। तो जब एक जगह आपकी सुनवाई नहीं होती है तो दूसरी जगह अधिकारी की जिम्मेदारी है कि ऊपर भी बताया जाए। तो उन्होंने शिवराज जी को जब ये बताई तो उन्होंने कहा सही बात है, इसलिए उसको रेड सिग्नल दिखा दिया गया। अब खरीदी तो अटक गई है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में है, अब दोनों के बीच में जब चर्चा होगी।
देखो निश्चित तौर पर जो रोक लगाई गई, जिन वजह से रोक लगाई गई, उनमें तो कोई संशोधन नहीं होना है। तो खरीदी के लिए अब सहमति बनेगी, नए सिरे से बैठक होगी और उसमें कितना संशोधन होता है, किन चीज़ों पर सहमति बनती है, उसके बाद आगे के प्रोसेस में जाएगा और उसको बाकायदा सिग्नल मिलेगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसके बाद खरीदी हो सकेगी। फिलहाल तो पुलिस महकमा इसी इंतजार में है कि आमना सामना तो भले ही हो रहा है, क्योंकि चुनाव के दौरान कई बार आपको मिलना भी पड़ता है और एक जगह फार्म भरवाने के लिए आप मौजूद भी, लेकिन मौका और समय ऐसा नहीं रहता कि आप बात करें। वो अधिकारियों के साथ भी तो उसकी इंतजार है कि वो समय आ जाए तो बैठ के एक बार बात हो जाए तो खरीदी हो जाए, ताकि सही समय पे खरीदी हो जाए तो उसका उपयोग भी सही बेहतर तरीके कर सकते हैं। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कीमत भी ना बढ़े, उसकी कीमत भी। लेकिन एक और भी चीज़ हम देख रहे हैं कि पिछली बार की तरह हमने देखा कि जो एम्बुलेंस सेवा दूसरी कंपनी को सौंपी गई कम खर्चे के लिए, तो खबरें आ रही कि इनमें पेट्रोल खत्म हो रहा है, कहीं और दूसरी दिक्कतें, कहीं वो समय पे नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है कि अगली समीक्षा में शायद इन बात को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चीज़ है कि बहुत इमरजेंसी में आदमी उनको याद करता है और उनके अलावा उनको कोई सहारा नहीं होता। और दोनों सर्विस ऐसी हैं जो 24 घंटे मिलती है, बाकी और किसी विभाग से उम्मीद नहीं की जाती, ना वो कर सकते हैं। और आप इनमें जो संसाधन है, चाहे सर्विलांस की बात करें हम, चाहे साइबर से संबंधित उपकरण की बात करें, चाहे हम गाड़ियों की बात करें, ये फिट होनी चाहिए। ये तेज होंगी तो आप अपराधी से पहले आप काम पहुंच सकते हैं, वरना आप अपराधियों का पीछा ही करते रहेंगे और अपराधी आपसे तेज आगे निकल जाएगा। तो शायद वही सब चीजें हैं जो स्मार्ट पुलिसिंग मोदी जी चाहते हैं, शिवराज जी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और स्मार्ट बनाकर ही छोड़ेंगे शायद। इसलिए जो स्मार्ट पुलिसिंग बनने में आड़े आ रहे हैं उस पर रोक लगा दी। तो शायद अफसर तो स्मार्ट हो गए, लेकिन मंत्रियों का स्मार्ट होना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश खाद्य अधिकारी की लापरवाही के कारण एक कलेक्टर को भारी डांट खाना पड़ी। दरअसल आदिवासी इलाके में घर घर तक राशन पहुंचाने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी, लेकिन खाद्य अधिकारी की लापरवाही से योजना को पलीता लग रहा है, जिसका खामियाजा कलेक्टर को सीएम के साथ हुई बैठक में भुगतना पड़ा। सीएम ने मंत्रालय में करीब 20 मिनट तक अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बाद सभी को मुख्य सचिव के पास भेज दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव के सामने कलेक्टर ने अपनी बात रखी और खाद्य अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। कलेक्टर का कहना था कि खाद्य अधिकारी को कई बार नोटिस भेजा, लेकिन योजना को सफल बनाने के लिए उन्होंने मॉनिटर नहीं की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने कलेक्टर को भरोसा दिलाया और कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी को हटा दिया जाएगा। हालांकि कलेक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर है, इसलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें हटाने की वजह सिर्फ हिदायत दी है। मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, खूब चर्चा हुई इसकी, बाकायदा के हर आदिवासी क्षेत्र में अब आदिवासी युवक को ही उसकी गाड़ी किराए पर ली जाएगी, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। एक वोट बैंक को साधने के लिए रूप में इसको हमने देखा, लेकिन वो उतनी सफल नहीं हो पा रही। तो निश्चित तौर पर है मुख्यमंत्री की नाराजगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है, लेकिन ये अफसर क्यों नहीं सुधरते। अब आप एक कलेक्टर यदि किसी खाद्य अधिकारी से, अपने निचले स्तर के अधिकारी से काम नहीं ले पा रहा है, तो ये भी तो एक बड़ी वजह है कि क्या वजह है कि आपका कहने के बार बार नोटिस देने के बावजूद भी वो अधिकारी नहीं सुन रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अब शिवपुरी जैसे जिले की अगर हम बात करें और वहाँ ये घटना हो रही जहाँ पे शहरी आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और एक समय कहा जाता था कि वहाँ बकरी महंगी और शहरी आदिवासियों की बच्चियाँ सस्ती हैं। सरकार की दिशा प्रयास है कि एक तो गरीबों तक वहाँ मजरे टोले, दूर दूर तक आबादी बसी हुई है, जंगलों का एरिया है, पथरीला इलाका भी है, कि वहाँ के आदिवासी बार बार खर्च करके राशन लेने नहीं आ सकते हैं। दूसरा, POS मशीनों में कई बार नेटवर्क नहीं मिलता है, तमाम सारी दुश्वारियाँ थी। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसका उन्होंने ऐलान किया था, और ये कहा गया था कि 2 फायदे होना थे। एक तो आदिवासियों को उनके घर पर राशन मिल जाना था, दूसरा आदिवासी लोगों को रोजगार मिलना था, कि वो आप उनको गाड़ी सरकार मुहैया करा रही थी, उसका किराया दे रही थी। उसके बाद अगर खाद्य अधिकारी, कलेक्टर के सामने उसकी क्या हैसियत है जिले में, कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो खाद्य अधिकारी तमाम सारे नोटिसों के बाद भी अगर उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो कलेक्टर को फटकार का इंतजार ही नहीं करना था कि मुख्यमंत्री उनसे पूछे और बताया। वो तो खुद चीफ सेक्रेटरी से सीधे संवाद कर सकते थे। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ऐसे भी नहीं है कि जो आप उनको आप हफ्तों महीनों तक आप इंतजार करो कलेक्टर, और वो फ़ोन पे आपसे बात ना हो पाए, आपसे मुलाकात ना हो पाए। मुख्यमंत्री तो हम देख रहे हैं सुबह 6:30 बजे अफसरों की क्लास ले रहे हैं। लेकिन मनोज जी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीति एक वजह हो सकती है, क्योंकि पावरफुल सेंटर की बात हो रही है, तो वहाँ हो सकता है खाद्य अधिकारी भी इतने पावरफुल हों कि उनको किसी पावरफुल मिनिस्टर ने वहाँ पोस्ट करवा रखा हो, तो कलेक्टर के बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ पा रही हो। तो ये भी तो एक समस्या सामने आ जाती है। लेकिन अगर कलेक्टर पे अगर खाद्य अधिकारी इतना भारी है, तो फिर तो कलेक्टर उस जिले के लायक ही नहीं हम तो मध्य प्रदेश में प्रोफेसरों को देखते हैं कि वो मंत्रियों पे भारी पड़ जाते हैं, ये तो फिर खाद्य अधिकारी है।
वो तो हमने देखा, हमने तो दतिया जैसे कई जगहों का जिक्र भी किया है जहाँ के बाबू भी अफसरों पर भारी है, लेकिन सवाल वही है कि जब अधिकारी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री उनके कामकाज से ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो दब्बू किस्म के कलेक्टर हैं। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, अगर कोई परेशानी थी तो चीफ सेक्रेटरी तक अपनी बात पहुंचा सकते थे, या वो जिले के उन नेताओं से बात कर सकते थे कि देखिए मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आदिवासी से जुड़ी चीज़ें, और कोई भी नेता उसमें मना नहीं करता, इसलिए क्योंकि वही आदिवासी वोटर है, उसको आप कहीं शिफ्ट नहीं कर सकती कि शिवपुरी का कहीं ना आदमी कहीं जो वोटर को आपसी समन्वय की बात देख रहे हैं आप, आला अफसरों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं और ये नौबत आ जाती है कि सीएम को फटकार लगाना पड़ता है। निश्चित तौर पर तो ये गंभीर है, मुझे लगता है कि एक लापरवाही का मामला है कि क्यों आपको इतने समय तक ये करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलना है। हम देख रहे हैं कि लगातार कुपोषण के मामले कम होते जा रहे हैं, सरकार स्कूलों में हम देख रहे हैं अब मूंग की दाल का वितरण कर रही है 15-15 किलो, सरकार वो तमाम सारे उपाय कर रही है जिससे कुपोषण दूर हो, तमाम सारी और दुश्वारी हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं ना मनोज जी कि अफसरों की, लापरवाह अफसरों के लिए इतना इंतजार ही क्यों करना। यदि वो लापरवाह हैं तो पहले ही उन पर कार्रवाई करो, अपने स्तर पर कर सकते हो अपने स्तर पर कीजिए, नहीं तो शासन से कार्रवाई कराइए, क्योंकि काम में देरी तो शायद सरकार को भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। वैसे तो पूरे देश में कोरोना हार चुका है, उसका खौफ भी खत्म हो गया है, पहले की तरह जिंदगी आम हो गई, लेकिन कोरोना का खौफ एक बिरादरी खूब फायदा उठा रही है। ये बिरादरी है ब्यूरोक्रेट्स। आम जनता काम पर लौट आई है, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन अब भी कोरोना की वजह से प्रदेश के सरकारी अधिकारी सप्ताह में 2 दिन मौज कर रहे हैं। कोरोना काल से उनके सप्ताह के 5 कार्य दिवस ही चल रहे हैं। अब तक कई बार इसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है। पिछले दिनों जीएडी ने फिर आदेश जारी किया जिसमें कोरोना को देखते हुए शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक 5 दिवसीय ही रखने का फरमान सुनाया गया। इस तरह सरकार की नाक के नीचे अफसर सरकार को ही मूर्ख बना रहे। अब देखना है कि चुनावी मूड में आ चुकी सरकार अफसरों को किस तरह पटरी पर लाती है। मनोज जी, बड़ी गंभीर बात है, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सब चीजें होने लगी हैं जो पहले की तरह आम हो गई हैं। शादी हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, तमाम तरह की बंदिशें खत्म हो गई हैं, मास्क की बंदिश तक खत्म हो गई है कि लेकिन मास्क भी नहीं लेकिन अफसर हैं मध्य प्रदेश के, उनको कोरोना का डर अब भी सता रहा है, इसलिए वो सप्ताह में 5 ही दिन काम कर रहे हैं। तनख्वाह पूरे महीने की चाहिए, पूरे सप्ताह की चाहिए, काम कम करें। कोरोना का डर है या बस अपनी मौज मस्ती, अपनी मनमर्जी। देखिए ब्रजेश जी, अगर सीधा कोरोना का डर होता तो उसके हम देखते हैं कि अगर फिर सारी चीज़ों पर हम बंदिश लगाए देख सकते हैं। और एक दिलचस्प बात और देखिए आप कि पंजीयन विभाग को इससे दूर रखा गया है और दिसंबर से लेकर मार्च तक, 31 मार्च तक उनको रविवार को भी काम पर बुलाया गया। उन लोगों को 19 ऑफ जो हैं वो इसकी बलि चढ़ गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने आईजी पंजीयन को की, तो आईजी पंजीयन ने कमेटी बना दी है जो ये बताएगी कि इनसे कामकाज का तरीका क्या होना चाहिए। और पूरे हर शनिवार को भी उनको काम पर बुलाया जा रहा है कि रविवार तक ठीक है कि आपके पास टारगेट था कि 31 मार्च तक बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ होती है, लेकिन उस मार्च को बीते भी 3 महीने हो गए हैं, इसके बाद भी उनको शनिवार को काम पर बुलाया जा रहा है, पूरे समय बुलाया जा रहा है और कई बार रविवार को बुलाया जा रहा है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कई सारे कर्मचारी और दूसरी तरफ हम पुलिस को भी देखते हैं कि वो बिल्कुल सातों दिन 24 घंटे काम कर, फायर सर्विस है, अस्पताल के लोग हम देख रहे हैं, डॉक्टर नर्सें हैं, वो 24 घंटे 365 दिन काम कर रहे हैं। और जो सीधे कोरोना वालों के संपर्क में, जिनका काम ही है कि अगर पुलिस की बात करें, हेल्थ की बात करें, उसके बाद उनको इस रियायत का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे लोग इसके मजे ले रहे हैं जिनका पब्लिक से सीधा सरोकार भी नहीं है। मान लीजिए वल्लभ भवन का अफसर है, वो पब्लिक से उनका कितना सरोकार और आप सोचिए इस साल के अंत तक बढ़ा दिए गए, दिसंबर तक। तो सरकार क्या देखती है, मतलब दूरदर्शी अधिकारी होंगे, उनको लगता होगा शायद फिर कभी चौथी लहर आएगी तो फिर से नया आदेश निकालेंगे, इसलिए इसी को कंटिन्यू कर दिया जाए। तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसे अफसरों की तनख्वाह में भी कटौती कर दी जाए, या उनके 5 दिन के कार्य जो दिन वो समय है, घंटे हैं, उनको बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, हम देखते हैं जब हड़ताली कर्मचारियों के साथ यह फार्मूला आजमाया जाता है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, तो शायद ये स्कीम लागू कर दे सरकार, तो शायद अफसरों को या सरकार को एक संज्ञान में ही ना आता हो, अधिकारी अपने स्तर पर आदेश निकाल देंगे बढ़ा दिया बढ़ा दिया। लेकिन अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार जो मंत्री मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हैं तो उनको तो पता चलता होगा ना, किसी जिले के दौरे पर जाते हैं तब उनको पता चलता होगा। तो उम्मीद है सरकार इस पर भी विचार करेगी और जो काम चोरी कर रहे हैं अफसर उनको भी सबक सिखाएगी और पटरी पर लेकर आएगी, क्योंकि चुनावी साल है। बाकी के 2 दिन क्यों काम ना करे व्यक्ति और लोग क्यों परेशान हो, जब आम लोग काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, तमाम तरह की बंदिशें खत्म हो गई, तो इनको खुली आज़ादी क्यों कि वो 5 ही दिन काम करें। जनता का पैसा ले रहे हैं, सरकार का पैसा ले रहे हैं। चलिए, पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।